प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय। अध्याय चल रहा है 3 मांग की अवधारणा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाते हुए घंटी का बटन दबाएं ताकि आगामी वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आपको हमारी ये क्लासें पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए ज़रूर बताएं। अध्ययन करते हैं रेखीय मांग फलन। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया मांग फलन, मांग वक्र, मांग का नियम, इनकी परिभाषा। आज हम अध्ययन करते हैं रेखीय मांग फलन। क्या होता है रेखीय मांग फलन? ऐसा मांग फलन जिसका मांग वक्र बनाने पर वह मांग वक्र एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यद्यपि हमने जो कल मांग वक्र बनाया था उसके भी हमने मांग तालिका के डाटा इस प्रकार लिए थे कि हमारा मांग वक्र एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हुआ था। लेकिन यदि मांग वक्र इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है, किसी भी प्रकार से बनता है, तो ये समस्त मांग वक्र आपकी मांग तालिका के डाटा के अकॉर्डिंग सही होने चाहिए। लेकिन यदि हम रेखीय मांग फलन की बात करते हैं तो यह मांग फलन हमेशा, इसका मांग वक्र जो बनेगा वो एक सीधी रेखा के रूप में बनता है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी और कीमत ये घातांक के रूप में इनकी घात नहीं होती है। इक्वेशन यदि इसकी देखी जाए रेखीय मांग फलन की, तो समीकरण रूप में हमें इसको d बराबर a माइनस bp के रूप में लिखते हैं। यहाँ d क्या है? वस्तु की मांग। a क्या है? अंतःखंड। ये वाला जो भाग है इसको हम अंतःखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतःखंड। ये इसका मांग फलन है। यहाँ पर a बराबर d बराबर a माइनस bp, जिसमें b क्या है? मांग वक्र की ढाल। वही फॉर्मूला जो हमने पहले देखा था कि लंब बटा में आधार से हम किसी बिंदु पर मांग वक्र की ढाल निकाल सकते हैं और P होती है कीमत। इसे हम इस एक्सिस पर लेते हैं और इधर लेते हैं हम मांग मात्रा। तो यदि प्रश्न आता है 1 नंबर का तो हमें इतना सा आंसर लिखना है कि ऐसा मांग फलन जिसका मांग वक्र बनाने पर वह एक सीधी रेखा बनता है। और नीचे हमें ये समीकरण लिखनी है d बराबर a माइनस bp। d होता है मांग किसी वस्तु की, a बराबर अंतःखंड, b बराबर मांग वक्र की ढाल और p बराबर कीमत। हमें इसकी और ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 12 में ये इस लेवल का इतना इसका प्रश्न 1 या 2 नंबर का आता है, तो हमें इसकी परिभाषा लिखनी है, ये समीकरण बनानी है। और यदि 4 नंबर में आता है तो हमें इसका एक रेखा चित्र भी उदाहरण के रूप में बना करके दिखाना है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं? चलते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है इसमें वस्तु की कीमत। कौन सी वस्तु की कीमत? जिस वस्तु की मांग मात्रा की हम बात कर रहे हैं। यानी यदि हम x वस्तु लेकर चलते हैं तो x वस्तु की मांग होगी dx से सिंबल करेंगे हम उसको, अर्थात dx को उसी वस्तु की कीमत किस प्रकार से प्रभावित करती है। यानी जिस वस्तु की मांग मात्रा की हम बात कर रहे हैं उसी वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग मात्रा को किस प्रकार से प्रभावित करती है। इसमें हम वस्तुओं को 3 प्रकार की वस्तुएं हमने लिखी है। पहला हमने सामान्य वस्तु, दूसरा हमने घटिया वस्तु और तीसरी हमने लिखी है गिफिन वस्तु। तो जो सामान्य वस्तुएं होती हैं जिसको हम सामान्य जीवन में काम में लेते हैं, यानी वो उपभोग करने लायक होती हैं, अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, इन वस्तुओं की दशा में क्या होता है? ये वस्तुएं मांग के नियम का पालन करती हैं। अर्थात क्या होगा कि सामान्य वस्तुओं की दशा में इस वस्तु की कीमत कैसे प्रभावित करेगी कि यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग मात्रा घटेगी, जैसा हमने मांग के नियम में पिछली क्लास में अध्ययन किया था। क्या कहता है मांग का नियम
कि किसी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा घटती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ती है। तो ये नियम इन वस्तुओं पर लागू होता है। कौन सी? सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु की दशा में वस्तु की कीमत मांग मात्रा को कैसे प्रभावित करती है? विपरीत दिशा में। यानी मांग का नियम जैसा कहता है कि मांग मात्रा और कीमत में कैसा संबंध बताता है? विपरीत संबंध। ठीक वही संबंध यहां पर सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु की दशा में, यानी सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु की कीमत मांग मात्रा को विपरीत दिशा में प्रभावित करती है। अर्थात यदि सामान्य एवं घटिया वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उनकी मांग मात्रा घटती है, और यदि इनकी कीमत घटती है तो उनकी मांग मात्रा बढ़ती है। आगे आती हैं गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं कौन सी होती हैं? पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो मांग के नियम का पालन नहीं करती। अब यहां पे हमें पुनः विचार करना है कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम है कि मांग मात्रा और कीमत में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध। अर्थात कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है, कीमत घटती है तो मांग मात्रा बढ़ती है। तो चूंकि गिफिन वस्तुएं कौन सी है? ऐसी वस्तुएं जो मांग के नियम का पालन नहीं करती, अर्थात ये वस्तुएं इस नियम के विपरीत चलेंगी, विपरीत व्यवहार करेंगी। अर्थात गिफिन वस्तुएं क्या करेंगी? उनमें कीमत और मांग मात्रा में कैसा संबंध होगा? सीधा संबंध होगा। अर्थात गिफिन वस्तुओं की यदि कीमतें बढ़ती है तो मांग मात्रा भी बढ़ेगी, और गिफिन वस्तुओं की यदि कीमतें घटती है तो मांग मात्रा भी घटेगी। परिभाषा आ जाए 1 नंबर या 2 नंबर की कि गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं, तो हमें क्या लिखना है? पहली लाइन हमें लिखनी है कि ऐसी वस्तुएं जो मांग के नियम का पालन नहीं करती, अर्थात इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर इनकी मांग मात्रा भी बढ़ जाती है, और कीमत घटने पर मांग मात्रा भी घट जाती है। अर्थात ये वस्तुएं मांग के नियम का पालन नहीं करती, क्योंकि मांग का नियम कहता क्या है? कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटती है और कीमत घटने पर मांग मात्रा बढ़ती है। लेकिन गिफिन वस्तुओं की दशा में इसके विपरीत होता है। अर्थात गिफिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर इनकी मांग मात्रा भी बढ़ जाती है, और कीमतें घटने पर गिफिन वस्तुओं की मांग मात्रा भी क्या होती है? घट जाती है। तो ये था पहला पॉइंट इसके अंदर कि संबंधित वस्तु की कीमत किस प्रकार से उस वस्तु की मांग मात्रा को प्रभावित करती है। तो सामान्य और घटिया वस्तु की दशा में विपरीत दिशा में प्रभावित करती है, लेकिन गिफिन वस्तु की दशा में उसी दिशा के अंदर प्रभावित करती है। दूसरा आता है अन्य वस्तुओं की कीमत। अर्थात यदि हम X वस्तु की मांग मात्रा की बात कर रहे हैं तो इसे PY यानी दूसरी वस्तु की कीमत किस प्रकार से प्रभावित करती है। पहले पॉइंट में हमने क्या किया कि X वस्तु को X वस्तु की कीमत किस प्रकार से प्रभावित करती है। दूसरे बिंदु में हम किसकी बात कर रहे हैं कि X वस्तु की मांग को Y वस्तु की कीमत किस प्रकार से प्रभावित करती है। उदाहरण के रूप में और समझ लेते हैं। जैसे यदि मान लिया कि हमने X वस्तु चीनी ली है। क्या ली है? चीनी। तो हम पहले पॉइंट में यह बात कर रहे हैं कि चीनी की मात्रा को चीनी की कीमत किस प्रकार से प्रभावित करती है। दूसरा जो बिंदु हमने लिया है कि अन्य वस्तुओं की कीमत, यहां हमारा अध्ययन का तात्पर्य यह है कि चीनी की मात्रा को शक्कर की कीमत किस प्रकार से प्रभावित करती है। किसकी कीमत? शक्कर की कीमत। अर्थात ये X वस्तु चीनी होगी, हमने Y वस्तु कौन सी ली है? शक्कर। कि शक्कर की कीमतों में परिवर्तन का चीनी की मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हम इस दूसरे बिंदु में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, वस्तुएं दो प्रकार से हमने इनको यहां विभाजित किया है। पहली है प्रतिस्थापन वस्तुएं और दूसरी है पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तुएं भी कहते हैं। पहले हम इसका अध्ययन करते हैं कि ये प्रतिस्थापन वस्तुएं होती क्या है। प्रतिस्थापन वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है। देखिए,
बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जिनको एक की जगह दूसरी को काम में लिया जा सकता है। जैसे आप चीनी की जगह शक्कर को काम में ले सकते हो ना। तो अर्थात चीनी को आप शक्कर से प्रतिस्थापित कर सकते हो, आप शक्कर को चीनी से प्रतिस्थापित कर सकते हो। अर्थात ऐसी वस्तुएं जो एक की जगह दूसरी काम में ली जा सकती है। अर्थात आप एक वस्तु को दूसरी वस्तु से प्रतिस्थापित कर सकते हो। तो इस प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती है। जैसे आप चाय को कॉफी से प्रतिस्थापित कर सकते हो कि चाय की जगह क्या काम में ले सकते हो? कॉफी काम में ले सकते हो। कॉफी को चाय से प्रतिस्थापित कर सकते हो। तो इस प्रकार की वस्तुएं जो एक की जगह दूसरी काम में ली जा सकती है, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। इसका प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का कि प्रतिस्थापन वस्तुओं या स्थानापन्न वस्तुओं के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो हमें क्या लिखना है? चीनी शक्कर और चाय कॉफी। बीच में हमें इस प्रकार से डैश का सिंबल लगाते हुए अर्थात इनको जोड़े के रूप में लिखना है कि चाय और कॉफी कोमा फिर चीनी और शक्कर। दूसरी प्रकार की वस्तुएं हैं पूरक वस्तुएं। ये क्या होती हैं? इसको भी हम पहले समझ लेते हैं कि पूरक वस्तुएं किन्हें कहते हैं। देखिए, पूरक वस्तुएं व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जो जोड़े के रूप में काम आती हैं। अर्थात उन दोनों वस्तुओं का इकट्ठा उपभोग किया जाता है। जैसे कि यदि हम पेन और स्याही की बात करें, किसकी बात करें? पेन और स्याही की। यदि हमारे पास स्याही है तो पेन हम काम में लेंगे, यदि हमारे पास स्याही नहीं है तो हम पेन काम में नहीं ले सकते। इसी प्रकार पेन है तो पेन में क्या काम में लेंगे? स्याही। यदि हमारे पास पेन नहीं है तो हम स्याही काम में नहीं ले सकते। अर्थात इन दोनों वस्तुओं का अस्तित्व या इनका उपयोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी वस्तुएं जो जोड़े के रूप में काम में आती है क्या कहलाती हैं? पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 प्रकार की कारें हैं, एक पेट्रोल और एक डीजल। तो आप पेट्रोल कौन सी कार के लिए काम में लोगे? पेट्रोल वाली कार के लिए। अर्थात पेट्रोल की कार है तो पेट्रोल काम में आएगा, पेट्रोल की कार नहीं है तो पेट्रोल डीजल वाली कार में काम में नहीं आएगा। अर्थात ये वस्तुएं जोड़े के रूप में काम में आ रही है। एक वस्तु का उपयोग दूसरी वस्तु के साथ जोड़े के रूप में किया जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जो दोनों वस्तुएं इस प्रकार से काम में आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो ये हुई अन्य वस्तुएं। इन वस्तुओं की कीमतें किस प्रकार से X वस्तु को प्रभावित करती हैं? अर्थात हमें अध्ययन क्या करना है कि X वस्तु की मांग मात्रा को Y वस्तु की कीमत किस प्रकार से प्रभावित करती है। इसको हम समझते हैं एक मांग वक्र के द्वारा कि इनका मांग वक्र किस प्रकार से बनता है। प्रश्न आ सकता है कि स्थानापन्न वस्तुओं के मांग वक्र की संरचना को समझाइए। प्रश्न आ सकता है कि पूरक वस्तुओं के मांग वक्र की स्ट्रक्चर या संरचना या रेखा चित्र या वक्र को समझाइए। सबसे पहले हम करते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं और इसके साथ हम बनाते हैं पूरक वस्तुएं। दोनों की हम तुलना करते हुए अध्ययन करेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रतिस्थापन वस्तुएं परिभाषा पुनः एक बार मैं दोहरा देता हूं। ऐसी वस्तुएं जो एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु काम में आ सकती है तो क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन वस्तुएं। इस अक्ष पर हम लेते हैं चाय की कीमत, वाई एक्सिस पर हमने लिया है चाय की कीमत और एक्स एक्सिस पर हमने लिया है कॉफी की मात्रा। देखिए, यदि आप इसको x वस्तु मानते हो तो ये px है और यदि आप इसको y वस्तु मानते हो तो ये qy है। अर्थात ये वस्तु अलग है और ये वस्तु
अलग है। और कौन सी वस्तु है? प्रतिस्थापन, क्योंकि चाय की जगह कॉफी काम में ली जा सकती है और कॉफी की जगह चाय काम में ली जा सकती है। तो इनका मांग वक्र देखिए धनात्मक ढालू होता है। वास्तव में वैसे मांग वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक ढालू, लेकिन चूंकि यह प्रतिस्थापन वस्तु है इसलिए इसका मांग वक्र क्या होता है? धनात्मक ढालू होता है। क्यों होता है इसका हम अभी इस पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि चाय का उपभोग किया जाता है उपभोक्ताओं के द्वारा और चाय की कीमत में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाए लेकिन कॉफी की कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात चाय के मुकाबले कॉफी क्या हो जाए? सस्ती हो जाए, तो उपभोक्ता क्या करेगा? कीमत बढ़ने पर चाय के उपभोग को कम कर देगा और कॉफी के उपभोग को क्या करेगा? बढ़ा देगा। अर्थात देखिए जैसे जैसे चाय की कीमत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कॉफी की मांग मात्रा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ताओं ने चाय को किससे प्रतिस्थापित कर दिया? कॉफी से प्रतिस्थापित कर दिया। अर्थात उपभोक्ताओं ने चाय महंगी होने के कारण इसकी जगह पर किसका उपभोग शुरू कर दिया? कॉफी का। इस कारण से चाय की कीमत बढ़ने पर किसकी मांग मात्रा बढ़ गई? कॉफी की। क्योंकि इसका उपभोग बढ़ गया तो इसकी मांग बढ़ जाएगी, इसकी कीमत बढ़ गई तो इसकी जगह पर कॉफी प्रतिस्थापित होने के कारण इसकी मांग क्या हो गई? बढ़ गई। तो इनका मांग वक्र कैसा होता है? धनात्मक ढालू होता है। प्रश्न आ जाए कि प्रतिस्थापन वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है तो हमें क्या लिखना है आंसर? कि प्रतिस्थापन वस्तुओं का मांग वक्र धनात्मक ढालू होता है। और यदि ये प्रश्न 2 नंबर में आता है तो हमें ये इसका वक्र बना करके भी दिखाना है। परिभाषा पूछी जाए प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है 1 नंबर में तो हमें वह लिखना है कि ऐसी वस्तुएं जो एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु काम में ली जा सकती है। अब आते हैं हम पूरक वस्तु पर। देखिए पूरक वस्तु क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जो जोड़े के रूप में काम में आती है। जैसे मान लीजिए आपने इधर ले लिया पेन और इधर ले ली शाही, किसी भी साइड में ले सकते हो, चाहे शाही इधर ले लो चाहे पेन इधर ले लो, बात एक ही है। लेकिन इधर इस एक्सिस पर हमें उसकी कीमत लेनी है और इस एक्सिस पर हमें दूसरी वस्तु की क्या लेनी है? मात्रा लेनी है। अब क्या होगा? इनका मांग वक्र है वो कैसा होगा? ऋणात्मक ढालू होगा। कारण क्यों होगा? क्योंकि यदि पेन की कीमत कम होती जाती है तो लोग पेन की डिमांड भी क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। पेन की डिमांड ज्यादा करेंगे तो पेन के साथ क्या काम में आएगी? शाही भी काम में आएगी। तो शाही की मात्रा भी क्या होगी? ज्यादा उसकी मांग मात्रा होगी, क्योंकि दोनों वस्तुएं एक साथ काम में ली जाती है। ठीक इसी प्रकार यदि पेन महंगे हो गए तो शाही का कुछ नहीं करना, तो शाही की भी मांग मात्रा क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि पेन महंगे होने के कारण शाही कम काम में आएगी। कम काम में आने का मतलब उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यदि प्रश्न आए कि पूरक वस्तुएं कहते किसे हैं तो हमें उसकी परिभाषा लिखनी है कि ऐसी वस्तुएं जो दोनों मिलकर काम आती हैं या ऐसी वस्तुएं जो जोड़े के रूप में काम आती है। उदाहरण पूछा जाए 2 उदाहरण तो प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिख सकते हैं हम चाय और कॉफी, दूसरा लिख सकते हैं चीनी और शक्कर, इसका लिख सकते हैं पेन और शाही और दूसरा लिख सकते हैं पेट्रोल और कार। तीसरा प्रश्न कि यदि पूछा जाए मांग वक्र कैसा होता है तो प्रतिस्थापन वस्तुओं में हमें लिखना है धनात्मक ढालू। क्या लिखना है? धनात्मक ढालू। और पूरक वस्तुओं में हमें कौन सा लिखना है? ऋणात्मक ढालू। क्या लिखना है? ऋणात्मक ढालू। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि प्रतिस्थापन वस्तुओं के मांग वक्र में और पूरक वस्तुओं के मांग वक्र में जो आप कीमत अक्ष पर लेते हो वो वस्तु अलग होती है और जो आप मांग अक्ष पर लेते हो वो वस्तु अलग होती है। अर्थात एक्स एक्सिस जो कीमत अक्ष है, क्योंकि इस पर हम कीमत लेते हैं, इस पर हमने चाय की कीमत लिखी है, और वाई इस एक्सिस पर जो एक्स अक्ष है जिसको हम मांग अक्ष बोलते हैं, इस पर हमने क्या लिया है? कॉफी की मात्रा ली है। इस पर कीमत और इस पर मात्रा, वस्तुएं भी दोनों अलग अलग। ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए वाई एक्सिस पर हमने पेन की कीमत ली है
और x अक्षिस पर हमने क्या लिया है, शाही की मात्रा ली है। तो ये बात खास तौर से आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा में इसका आंसर लिखते समय क्या पूछा गया है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये लिखना है। दूसरा बात हमें क्या ध्यान रखना है कि परीक्षा में दिया गया प्रश्न कितने अंक का है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा आंसर लिखना है। तीसरा आता है उपभोक्ता की आय। हमने अध्ययन किया दो बिंदुओं का, पहला उस वस्तु की कीमत उस वस्तु की मांग मात्रा को किस प्रकार से प्रभावित करती है, दूसरा अन्य वस्तुओं की कीमत उस वस्तु की मांग मात्रा को किस प्रकार से प्रभावित करती है, और तीसरा आता है उपभोक्ता की आय। कि उपभोक्ता की आय किस प्रकार से किसी वस्तु की मांग मात्रा को प्रभावित करती है, इसका अध्ययन करने से पहले हम यहाँ दो प्रकार की वस्तुओं को लेकर चलते हैं। पहली आती है सामान्य वस्तु और दूसरी आती है घटिया वस्तु। दूसरी कौन सी आती है, घटिया वस्तु। देखिए सामान्य वस्तु के अंदर क्या होता है, आय का इस वस्तु की मांग मात्रा के साथ कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। धनात्मक संबंध से क्या तात्पर्य है, यदि हम आय को m से सिंबल करें और वस्तु की मांग मात्रा को d से सिंबल करें तो सामान्य वस्तु की दशा में जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी वैसे वैसे उस वस्तु की मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। वस्तु कौन सी है, सामान्य वस्तु। कौन सी वस्तु, सामान्य, अर्थात इसकी क्वालिटी है वो क्या है, अच्छी है। लेकिन यदि उपभोक्ता की आय में कमी आती है तो सामान्य वस्तु की मांग मात्रा में भी क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि उसकी आय कम होने के कारण वो उस आय से सामान्य वस्तुओं की पहले जितनी मात्रा खरीदने में सक्षम नहीं होता। तो हमें क्या ध्यान रखना है, यदि वस्तु सामान्य है तो आय बढ़ने पर उसकी मांग मात्रा भी बढ़ती है और आय घटने पर उसकी मांग मात्रा भी घटती है। दूसरी वस्तु आती है घटिया वस्तु, यानी इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इनका आय के साथ क्या संबंध होता है, ये आय के साथ ऋणात्मक रूप से संबंधित होती है। ऋणात्मक का मतलब कि यदि हम आय को m से सिंबल करें, वस्तुओं की मात्रा को d से सिंबल करें, तो घटिया वस्तु की दशा में क्या होगा, आय बढ़ने पर इनकी मांग मात्रा घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि हमारी आय बढ़ गई, इसलिए हम घटिया वस्तु की जगह पर सामान्य वस्तु खरीदने में सक्षम हो जाते हैं। तो हम घटिया वस्तु की डिमांड कम कर देते हैं, इस वस्तु की जगह हम अच्छी वस्तु का उपभोग प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन यदि आय कम होगी तो इनकी मांग मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि आय कम होने पर हम सारी की सारी सामान्य वस्तुएं पहले जितनी मात्रा में नहीं खरीद पाते, क्योंकि हमारा बजट क्या हो जाता है, आय घटने पर कम हो जाता है। इसलिए हम घटिया वस्तुओं की मांग मात्रा यहां पर क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि वस्तु सामान्य है तो आय और मांग मात्रा में सीधा संबंध रहेगा कि आय बढ़ेगी तो मांग मात्रा भी बढ़ेगी, आय घटेगी तो मांग मात्रा भी घटेगी। लेकिन यदि वस्तु घटिया है तो आय और मांग मात्रा में विपरीत संबंध रहेगा, अर्थात आय बढ़ेगी तो मांग मात्रा उनकी घटेगी और आय घटेगी तो मांग मात्रा बढ़ेगी। आज की इस क्लास में हमने अध्ययन किया रेखीय मांग फलन एवं मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। आज की क्लास में इतना ही, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।